नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और शुरुआत करते हैं हमारे खास पेशकश छोटे में बड़ी बात की, जहां नए तेवर और नए कलेवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज आपको देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे और हर बड़ी हलचल पर भी बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत एक सावधान करने वाली खबर के साथ। रिपब्लिक डे से 48 घंटे पहले पंजाब के सरहिंद में रेलवे लाइन पर एक जोरदार धमाका हुआ, जिसमें एक मालगाड़ी के इंजन को नुकसान पहुंचा। वहीं इस ब्लास्ट में ट्रेन का लोको पायलट भी घायल हो गया। धमाका करने के लिए आरडीएक्स के इस्तेमाल से शक सस्पेंस में घेरा गया है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि रेलवे लाइन का करीब 10 फीट हिस्से को नुकसान पहुंचा है। रेलवे ट्रैक और उसमें लगे स्लीपर के टुकड़े हो गए। ये ब्लास्ट उस वक्त हुआ जब एक मालगाड़ी लुधियाना की तरफ जा रही थी। जैसे ही मालगाड़ी खानपुर फाटक के पास नई रेल लाइन से गुजरी, अचानक धमाका हो गया। ब्लास्ट की आवाज से इलाके में हड़कंप मच गया। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची रेलवे की टीमों ने मलबे को हटाकर ट्रैक को ठीक किया। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि इस ब्लास्ट के पीछे किसका हाथ था, लेकिन धमाके में आरडीएक्स के इस्तेमाल होने का शक जताया जा रहा है। ਅਜੇ ਕਹਿਣਾ ਜਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੂਗੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਪਾਵਾਂਗੇ। हालांकि इस घटना के बाद पंजाब के सभी रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस ने अभियान चलाकर संदिग्धों की तलाशी ली। और गणतंत्र दिवस से पहले राजधानी दिल्ली पूरी तरह हाई अलर्ट पर है। चौप्पे चौप्पे पर सुरक्षा का पहरा कड़ा कर दिया गया है। दिल्ली की सड़कों पर पुलिस, आर्मी और बैरिकेडिंग का पहरा है। 30,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए। अर्धसैनिक बलों की 70 से ज्यादा कंपनियां तैनात हैं। दिल्ली में आने वाले सभी रास्तों पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। हर गाड़ी की सघन जांच की जा रही है और संदिग्ध की तलाशी भी ली जा रही है। हर तरीके से एकदम टाइट सिक्योरिटी के जो इंतजाम है वो किए गए हैं और हर जगह बैरिकेडिंग है। बिना चेकिंग के किसी को भी आना जाना अलाउड नहीं है। हर वाहन और हर व्यक्ति पर नजर है ताकि किसी भी तरह की चूक न होने पाए। इसके अलावा 26 जनवरी को फील्ड पर तैनात दिल्ली पुलिस को AI पावर्ड स्मार्ट ग्लास दिए गए हैं, जिनकी मदद से भीड़ में भी संदिग्धों की पहचान आसानी से की जा सकेगी। यानी इस गणतंत्र दिवस पर दिल्ली की सुरक्षा सिर्फ सख्ती नहीं है, बल्कि हाईटेक भी होने वाली है। और लगता है पाकिस्तान को खत्म करने के लिए भारत की फिल्में ही काफी है। इसलिए तो पहले फिल्म धुरंधर और अब बॉर्डर 2 का खौफ पाकिस्तान में दिखाई दे रहा है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान ने फिल्म पर बैन लगा दिया है। भारत ने पाकिस्तान को हर बार लड़ाई में मात दी है। हार का वो ऐसा जख्म है कि भुलाए नहीं भूलता। और आज जब भारतीय फिल्मों में पाकिस्तान की असलियत दिखाई जाती है तो वे उसे अपने देश में बैन कर देते हैं, ताकि उसकी आवाम उसकी हकीकत को ना देख पाए। फिल्म बॉर्डर 2 बैन करने का सबसे नया उदाहरण है। इस पर भारत के मुसलमानों की राय सुनिए। बैन करके गलत किया। मूवी तो मूवी, उससे क्या है? उनको एतराज होगा। हमें कोई एतराज नहीं, हम भी मुसलमान हैं। क्या गलत बात है? जो तुमने गलत करा नहीं है, तुम डरो क्यों? तुमने गलत किया, जैसे तुम डरोगे। पाकिस्तान में मूवी बैन हुई तो उसके सगे साथी देश भी समर्थन में आ गए। पाकिस्तान से दोस्ती निभाने के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में फिल्म पर रोक लगा दी। भारत पाक वॉर पर बेस्ड फिल्म बॉर्डर 2 को एंटी पाकिस्तान मानकर भले ही बैन कर दिया हो, लेकिन वो जानता है कि सच क्या है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में युवराज की मौत मामले में नया खुलासा हुआ है। इंजीनियर की मौत से जुड़ा एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े करते हुए सुनाई दे रहा है। वीडियो उस वक्त का है जब युवराज पानी में गिरा था। लेकिन मौके पर फायर विभाग, पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य संसाधनों के होने के बाद भी युवराज को इस लापरवाह सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया। प्रशासन और ये सब लोग, एम्बुलेंस है, लेकिन पुलिस है और सब है, ये अभी तक देखो, मतलब वो लड़का जो है डूब चुका है हमारे यहाँ वो सामने तड़प के वो, लेकिन ये उसको बचा नहीं पाए। लगभग 11:45 11:50 का टाइम होगा तब वो गाड़ी कूदी थी और मैं यहाँ पे पहुँचा 12 बजे। तो तब तक यहाँ पे पुलिस की गाड़ी थी, बस सब प्रशासन है यहाँ पर अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं देखभाल। अब वो डूब चुका है। हकीकत और सिस्टम की लापरवाही बताते इस वीडियो के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं एसआईटी ने अपनी जांच लगभग पूरी कर ली है। सभी पहलुओं पर जांच के साथ बयान भी दर्ज किए हैं और जल्द ही सीएम योगी को रिपोर्ट भेज सकती है। देश की राजधानी में एक बार फिर अपराधियों का बेखौफ अंदाज देखने को मिला। दिल्ली के शाहदरा में एक दिन दहाड़े कैफे में बैठे हुए युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
हत्या की वजह थी सिर्फ एक थप्पड़। मृतक ने करीब 4 महीने पहले हत्या के आरोपी को थप्पड़ जड़ा था और तब से ही आरोपी बदला लेने की ताक में था। जो पूरा हुआ फैजान की हत्या से। खुद आरोपी ने वीडियो पोस्ट कर हत्या की बात भी कबूल की है। उसने मेरे को आज से 4-5 महीने पहले पैसे का कोई रोल नहीं था, उनने मेरे ऊपर हाथ छोड़ा था, इस चक्कर में उसे मारा। शाहदरा इलाके के मौजूपुर में इसी जगह पर इस घटना को अंजाम दिया गया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का बुरा हाल है। वो पुलिस को जिम्मेदार बता रहे हैं। मेरा बच्चा ला के दो, पहले थाने के पुलिस वाले जिम्मेदार। 5 महीने पुलिस के डर से दुबक के रहता था वो। आरोपी और मृतक के बीच पैसे के लेन देन की बात भी सामने आई है। पैसे दिए उधार, जब उनको मांगा तो उसने गालियां बकनी शुरू करी, माँ की बहन की गालियां बकी। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और पड़ताल शुरू कर दी है। और कानपुर में एक लड़की ने अपने प्रेमी को बचाने के लिए ऐसा कारनामा किया जिसने पुलिस को भी हैरत में डाल दिया। दरअसल यहाँ एक लड़की ने घर वालों से पकड़े जाने के डर से अपने प्रेमी को लोहे के बक्से में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। पुलिस ने तब ताला तुड़वाकर लोहे का बक्सा खुलवाया तो बक्से में रखे सामान के साथ सच भी सामने आ गया। घर वालों का शक भी यकीन में बदल गया। आगा देख लो, अब साहब हम झूठ बोल रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। तुम बाहर हो, चलो। बक्से के खुलते ही लड़की का झूठ पकड़ा गया। हैरानी की बात यह कि करीब 45 मिनट तक युवक बक्से में बंद रहा। बक्से से निकले प्रेमी को जब पुलिस अपने साथ ले जाने लगी तो लड़की गिड़गिड़ाने लगी। चलो अस्पताल ले चलो, बाहर ना अस्पताल ले चलें। चल मर जाता अभी वो। बताया जा रहा है कि बक्से से निकला युवक पड़ोस का ही रहने वाला है जिसका लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पुलिस दोनों को अपने साथ थाने लेकर गई। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी के संभल में लुटेरी दुल्हनों के गैंग से जुड़ा अब तक का सबसे चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। 4 दुल्हन तो लाखों की नकदी और जेवर लूटकर फरार हो चुकी है, लेकिन 5वीं दुल्हन पकड़ी गई थी जिसकी असली पहचान भी अब सामने आ गई है। 5वीं लुटेरी दुल्हन पूजा का इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। माल समेटकर भागने की फिराक में जब आरोपी दुल्हन के पास से आधार कार्ड बरामद हुआ। क्या है कि ये जो पूजा नाम की महिला है ये वेस्ट बंगाल की 24 परगना की रहने वाली है कि इसका जो आधार कार्ड पे नाम अंकित है वो आयशा करके नाम अंकित होना पाया। लेकिन पूजा बनकर शादी करने वाली आयशा से जब जी न्यूज ने बात की तो सुनिए उसने क्या कहा। कहाँ से आई है? कलकत्ता सियालदा से। तो आप कैसे आई हो? फोन लेकर? हमको फोन में पता बता दी से जो इस जगह में आओ हम आया। पुलिस को शक है कि ये कोई अकेली महिला नहीं बल्कि एक संगठित लुटेरी दुल्हन गैंग है जो अलग अलग नाम और पहचान के सहारे शादियों के जरिए ठगी कर रहा है। अब पुलिस इस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। और उत्तर प्रदेश में आज से 3 दिवसीय यूपी दिवस समारोह की शुरुआत हो चुकी है। लखनऊ से राष्ट्र प्रेरणा स्थल पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने समारोह की शुरुआत की। वहीं एक जनपद एक व्यंजन योजना की शुरुआत की। इसके साथ ही शाह ने 2027 वाला शंखनाद कर दिया। जय श्री राम। मौका उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम का था जिसकी शुरुआत जय श्री राम के नारों के साथ हुई। संबोधन के दौरान अमित शाह ने यूपी विधानसभा चुनाव 2027 का शंखनाद भी कर दिया। शाह ने कहा कि सपा बसपा और कांग्रेस जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां हैं और यूपी का विकास सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है। जात पात से ऊपर उठकर ये वंशवादी पार्टियों को रिजेक्ट कर फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाइए। वहीं सीएम योगी ने बताया कि कैसे 2018 में पहली बार यूपी की स्थापना दिवस मनाया गया और आज नया संकल्प 1 जिला 1 व्यंजन का अभियान शुरू करने जा रहे हैं। एक जनपद एक व्यंजन, यह योजना आज लागू की है। 75 जनपदों में 75 प्रकार के भोजन सामग्री, खाने की सामग्री। अब ये उत्तर प्रदेश की भी एक नई ताकत बनेगी। और यूपी में एसआईआर का फाइनल ड्राफ्ट आने के बाद फाइनल सूची की तैयारी हो रही है, लेकिन इसे लेकर जारी घमासान खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अखिलेश यादव ने एक बार फिर पूरी प्रक्रिया को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। अखिलेश ने उपचुनाव का हवाला दिया। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एसआईआर में पक्षपात होने का आरोप लगाया। 4 नवंबर 2025 को एसआईआर की घोषणा के समय मतदाता सूची को शुद्ध समावेशी बनाने की बात कही गई थी। अखिलेश यादव के मुताबिक एसआईआर के दौरान मैपिंग और दूसरे टेक्निकल शब्द सिर्फ गुमराह करने के लिए थे, जिसे उपचुनावों ने साबित किया। बाई इलेक्शन में हम लोगों ने देखा था कि पूरा का पूरा बाई इलेक्शन में वोट लूटा गया था। अखिलेश ने सीसीटीवी से जुड़े मुद्दे भी उठाए।
सीसीटीवी के फुटेजेस हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उसके बाद ये फैसला लिया कि कोई भी सीसीटीवी फुटेज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी जाएगी। यानी एसआईआर पर विपक्ष का जो सवाल शुरू में था वो अब भी बना हुआ है। ओडिशा के ढेंकानाल जिले में एक पादरी के साथ मारपीट के मामले पर सियासत तेज हो गई है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मामले पर ओडिशा सरकार पर हमला बोला है। असदुद्दीन ओवैसी का आरोप है कि जब से ओडिशा में बीजेपी की सरकार बनी है तब से राज्य में आदिवासियों, मुसलमानों और ईसाइयों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि कई बंगाली मुस्लिम रेहड़ी पटरी वालों की पिटाई की गई है और उन्हें धमकाया गया है। ओवैसी ने अपने बयान में उत्तर प्रदेश का भी जिक्र किया और मुरादाबाद अखलाक की मौत और संभल हिंसा से जुड़े मामलों का हवाला देते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल के बारासात के एक स्कूल में मां सरस्वती की प्रतिमा हटाने पर बवाल मच गया। बीजेपी का आरोप है कि स्कूल परिसर में मां सरस्वती की मूर्ति को हटा दिया गया। क्या बंगाल में महिलाओं के साथ साथ देवी भी सुरक्षित नहीं? ये सवाल बीजेपी उठा रही है। पश्चिम बंगाल बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा कि मोयनागड़ी स्कूल में मां सरस्वती की मूर्ति को बैन कर दिया गया है। वीडियो में कुछ लोग मां सरस्वती की मूर्ति को उठाकर स्कूल से बाहर करते हुए दिख रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने सवाल उठाया कि ममता सरकार में रेपिस्ट को सुरक्षा मिलती है, लेकिन मां सरस्वती की प्रतिमा मुसीबत बन गई है। ममता सरकार में केवल मुसलमानों का तुष्टीकरण हो रहा है। स्थानीय लोगों में गुस्सा है कि स्कूल ज्ञान का मंदिर होता है और मां सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। स्कूल के अंदर आस्था को चोट पहुंचाने वाली ये तस्वीर ममता सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। माघ मेले में भक्तों की आस्था ऐसी कि श्रद्धालुओं ने एक बार फिर पुराने रिकॉर्ड तोड़ डाले। संगम तट पर करीब 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने पवित्र डुबकी लगाई। संगम की रेती पर माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। देश के कोने कोने से प्रयागराज पहुंचे श्रद्धालुओं ने संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाई। आलम यह रहा कि बसंत पंचमी पर महाकुंभ का रिकॉर्ड भी टूट गया। कल बसंत पंचमी पर करीब 3.5 करोड़ भक्तों ने आस्था की डुबकी लगाई। संगम की रेती पर एक बार फिर जन सैलाब उमड़ पड़ा। पिछले साल महाकुंभ के दौरान बसंत पंचमी पर करीब 2.5 करोड़ लोगों ने ही आस्था की डुबकी लगाई थी। अभी वीकेंड पर ये रिकॉर्ड और भी ज्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। प्रशासन का अनुमान है कि वीकेंड होने की वजह से अगले 3 दिनों में करीब 3.5 करोड़ श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे, जिसे लेकर खुद सीएम योगी नजर बनाए हुए हैं। प्रशासन को सुरक्षा के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बता दें कि माघ मेले का 5वां स्नान माघ पूर्णिमा पर 1 फरवरी को होगा। इस दिन रविदास जयंती भी है। जहां एक तरफ सोने और चांदी के भाव आसमान छू रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेवाड़ के प्रसिद्ध कृष्ण धाम श्री सावलिया जी मंदिर में आस्था के सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इस बार भी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर दान दिया है। जैसे जैसे सोने चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे सावलिया जी में चढ़ावे को लेकर श्रद्धालुओं की आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। श्री सावलिया जी के मंदिर भंडार की काउंटिंग का 6ठा और अंतिम चरण पूरा कर लिया गया। सावलिया सेठ मंदिर में श्रद्धालुओं की आस्था ने एक बार फिर नया कीर्तिमान रच दिया है। 6ठे चरण की काउंटिंग में कुल 35 करोड़ 40 लाख 93 हजार रुपए की दान राशि गिनी गई। पूरी काउंटिंग प्रक्रिया प्रशासनिक निगरानी में और कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच पूरी हुई। यहाँ देश भर से आने वाले श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के अनुसार दान करते हैं। श्री सावलिया जी के प्रति लोगों की आस्था हर बार भंडार की राशि में साफ दिखाई देती है। बता दें कि इस दान भंडार का इस्तेमाल मंदिर विकास, जन कल्याणकारी योजनाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के विस्तार में किया जाएगा। कोई क्या चुरा सकता है? रुपए, पैसे, सोना चांदी के गहने या कोई और कीमती सामान। लेकिन मऊ में जो चोरी हुई है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। देखिए, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ सामान की प्रॉपर लोडिंग हो रही है तो आप गलत हैं। अगर आपको लग रहा है कि यहाँ घर या ऑफिस के सामान्य सामान इधर से उधर किए जा रहे हैं तो आप फिर से गलत हैं। ये लोडिंग हो रही है डायलिसिस मशीनों की और लोड करने वाले हैं चोर। बिल्कुल सही सुना, चोर, न कि किसी ट्रांसपोर्टर के बंदे। वीडियो मऊ के निजी अस्पताल का है। पहले गार्ड को बंधक बना लिया गया और फिर डायलिसिस की 4 मशीनें लुटेरे ले गए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लुटेरे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दे रहे हैं। आपको ये भी जान लेना चाहिए कि एक डायलिसिस मशीन की कीमत कम से कम 3.5 लाख से लेकर 8 लाख से ऊपर तक की होती है और चोरों के गैंग ने कुल 4 मशीनों पर हाथ साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। गोरखपुर से लेकर अमेठी तक पीले पंजे ने अवैध कब्जे पर ताबड़तोड़ प्रहार किया। यानी यूपी में जहां भी अवैध कब्जा होगा वहां बुलडोजर दिखाई देगा।
अमेठी में सरकार ने बस स्टॉप के लिए जमीन आवंटित की थी, लेकिन उसी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर लिया। 2 एकड़ जमीन पर लोगों ने घर तक बना लिए थे। जैसे ही प्रशासन को इसकी सूचना मिली, बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया और अतिक्रमण हटाना शुरू कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व, नगर पालिका समेत कई थानों की फोर्स मौजूद रही। वहीं गोरखपुर में रामगढ़ ताल रिंग रोड के किनारे हो रही अवैध प्लॉटिंग को लेकर पूरी तरह से अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई सीएम योगी के दौरे से पहले की गई है। 26 जनवरी को सीएम योगी ताल रिंग रोड का निरीक्षण करने पहुंच सकते हैं। ऐसे में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्लॉटिंग बिना नक्शे के अवैध तरीके से की गई थी। और पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड का खतरनाक दौर शुरू हो गया है। हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज ने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। पारा इतना गिर गया है तो खून तक जम जाएगा। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते कहीं सड़कें बर्फ की चादर में दब गई हैं, तो कहीं वाहनों के पहिए थम चुके हैं। अनंतनाग से सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जंगल सफेद चादर से ढक चुके हैं। घरों की छतें, पेड़ पौधे और खड़ी गाड़ियां बर्फ से लदी हुई हैं। तापमान 0 से भी नीचे चला गया है, जिससे ठंड और भी जानलेवा हो गई है। उधर उत्तरकाशी में भी बर्फ से पटी सड़कों को खोलने के लिए क्रेन और स्नो कटर मशीनें लगाई गई हैं। बर्फ में दबे वाहनों को क्रेन की मदद से निकाला जा रहा है। खून जमा देने वाली ठंड हिमाचल में भी सितम ढा रही है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। घरों के अंदर भी ठंड का असर इतना है कि लोगों के दांत कड़कड़ा जाएं। मौसम विभाग के मुताबिक ये आने वाले दिनों में बर्फीली ठंड और सताएगी। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी का सिलसिला लगातार जारी है। करीब 3 महीने बाद शिमला और मसूरी में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है, लेकिन अब यही सफेद चादर लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। मनाली से कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई। दरअसल बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन बढ़ गई है और मनाली से आया ये वीडियो रोंगटे खड़े कर देता है। देखिए, एक रिजॉर्ट गेस्ट हाउस के बाहर खड़ी कार अचानक बर्फ पर फिसलने लगती है। गाड़ी को फिसलता देख ड्राइवर आगे से धक्का लगाते हुए गाड़ी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन बर्फ की फिसलन के आगे उसकी ना एक चली। जब कार बर्फ पर फिसलती गई तो ड्राइवर को आगे से हटना पड़ा और कार पहाड़ी से नीचे खाई की तरफ लुढ़क गई। गनीमत रही कि ड्राइवर समय रहते खुद को बचा पाया, जिसमें उसे मामूली चोटें आई हैं। वैसे मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बर्फबारी की चेतावनी दी है। लोगों से अपील की है कि पहाड़ी इलाकों में बिना जरूरत सफर न करें और बेहद सावधानी बरतें।